हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन में थोड़ी सी बात ये समझने वाली है कि कैसे ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन तो अलग चीज़ें हैं। हम लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन सेलुलर लेवल पर दोनों अलग चीज़ें हो जाती हैं। ब्रीदिंग का मतलब क्या होगा? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो ये हो गई ब्रीदिंग। और रिस्पिरेशन या हम कहें सेलुलर रिस्पिरेशन, तो उसके मायने अलग हो गए। क्या मायने अलग हो गए? जैसे हम कोई फूड इंजेस्ट करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए वो ब्लड के थ्रू जब सेल्स तक पहुंचता है, ब्लड के थ्रू जब वो सेल्स तक पहुंचता है तो सेल में उन फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होता है। जब सेलुलर सिस्टम में पहुंचने के बाद सपोज ब्लड के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुंचा है, ग्लूकोज कहां पहुंचा है? किसी सेल में, ठीक है। ग्लूकोज कहां पहुंचा? किसी सेल में। तो अब सेल के अंदर ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा उसे हम कहेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर एंट्री लेगा तो ग्लूकोज इन्वॉल्व हो जाता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या हो गया? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस मीन्स टूटना। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लिसिस मीन्स टूटना, यानी ग्लूकोज का टूटना। और ये जो प्रोसेस है ये होती है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। तो व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? दैट इज द साइटोप्लाज्म। और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के बाद बनाता है क्या? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में टूट जाता है। 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है पायरुविक एसिड, तो 2 पायरुविक एसिड में टूट जाता है। नेक्स्ट पायरुविक एसिड एंट्री करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट पायरुविक एसिड एंट्री करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में अब ये क्रेब्स साइकिल चलाता है, ये क्रेब्स साइकिल चलाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाता है। और ये सारी प्रोसेस होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी प्रोसेस होने के बाद अंततः एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो कि हमें एनर्जी देता है। अंततः एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो हमें एनर्जी देता है। फिर से देखते हैं एक बार, जैसे हम कोई फूड पार्टिकल इंजेस्ट करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होते हुए हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन से होकर के वो ब्लड में जाता है और फिर ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में पहुंचता है। सेल्स में सपोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर पहुंच गया, हमने पढ़ा हुआ है ग्लू ट्रांसपोर्टर उसे अलाउ करता है अंदर आने के लिए। तो ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया और अब जैसे ही सेल के अंदर आता है ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का मतलब क्या हो गया? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स टूटना, ठीक है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन होकर के क्या बनाया? ये पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बनाया। इसका मतलब कि 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट गया, जिसे हम पायरुविक एसिड कह रहे हैं। ये प्रोसेस कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म में जब पायरुविक एसिड बना तो अब पायरुविक एसिड एंट्री कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक एसिड एंट्री कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? अब क्रेब्स साइकिल चलेगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा और एट लास्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारी सेलुलर करेंसी कहते हैं, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी बनती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं कि सारी प्रोसेस को समराइज करके कैसे करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में। तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भी हम लिख सकते हैं। तो कोई भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही है, या इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। और ग्लाइकोलिसिस के बाद हमने देखा क्या बनता है? 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। और अब ये पायरुविक एसिड नेक्स्ट कहां जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने के बाद कहां जाएगा?
क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ठीक है, तो एंट्री कहां कर गया, एंट्री कर गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करने से पहले ये एक लिंक रिएक्शन बनाता है, लिंक रिएक्शन बनाता है। लिंक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए। और इसी लिंक रिएक्शन पर, इसी लिंक रिएक्शन पर होता क्या है कि 2 NADH बनते हैं, 2 NADH इस लिंक रिएक्शन में बन जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जब ग्लाइकोलिसिस चल रही होती है तो उस टाइम पे भी हम कहते हैं कि यहाँ पर 2 NADH यहाँ बनते हैं और 2 ATP का फॉर्मेशन भी होता है, 2 ATP का फॉर्मेशन भी होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। ठीक है, तो हम ATP और NADH का भी कैलकुलेशन सीधे करते हुए चलेंगे। ATP कहाँ बन रहे हैं और NADH कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 2 NADH बना, 2 ATP बना, और फिर पायरुविक एसिड जब लिंक रिएक्शन में आया तो लिंक रिएक्शन में 2 NADH बन गया, 2 NADH लिंक रिएक्शन में बन गया, और उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट एसिटिल कोएंजाइम ए एंट्री कर गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंट्री करने के बाद ये एसिटिल कोएंजाइम ए फिर क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाएगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाएगा, और अल्टीमेटली एटीपी का फॉर्मेशन होगा, अल्टीमेटली एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो इतनी प्रोसेस होगी तब जाकर के एटीपी बनेगी। क्या क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में गया, ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होने के बाद 2 पायरुविक एसिड बना। ये प्रोसेस कहां हुई, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुई, हमने यहीं समझ लिया है। पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए एंट्री कर गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने के बाद अब ये क्रेब्स साइकिल, और फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो क्रेब्स साइकिल चली है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो क्रेब्स साइकिल चली है उसमें क्या क्या बना है, उसमें 6 NADH बना है, 2 FADH बना है, 2 FADH बना है और 2 ATP बनी है, 2 ATP बनी है। इतनी चीजें हमारी कहां बनी है, क्रेब्स साइकिल में। क्या क्या बना है, 6 NADH बना है, 2 FADH बना है, 2 ATP बना है। ये कब बना, जब क्रेब्स साइकिल चल रही थी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये सारे NADH और FADH फिर इन्वॉल्व हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो कि फर्दर ATP बनाते हैं। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास इस प्रोसेस में कितने ATP बने हैं, कितने ATP बने हैं। ठीक है, तो एक NADH 3 ATP बनाता है, तो 6 NADH कितने बनाएंगे, 6 NADH बनाएंगे 18 ATP, 18 ATP। एक NADH 3 ATP बनाता है तो 6 NADH 18 ATP बनाएंगे। ठीक है, एक FADH हम यहां पर लिख ले रहे हैं, एक NADH 3 ATP बनाता है, और एक FADH 2 ATP बनाता है। ठीक है, तो दो FADH है तो टोटल 4 ATP यहां बन गए, 4 ATP यहां बन गए, और 2 ATP तो ये है ही, 2 ATP तो ये एज इट इज है। ठीक है, और कहां बना है हमारा, 2 NADH यहां बना है, 2 NADH लिंक रिएक्शन में बना है। तो टोटल कितने हो गए, एक NADH 3 ATP, तो 2 NADH 6 ATP, 6 ATP यहां से आ गया, 6 ATP यहां से आ गया। ठीक है, और कहां बना है, यहां बना है 2 NADH। ठीक है, 2 NADH हमारे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में बना है। ठीक है, इसको इधर से देख लेते हैं, ये देखिए यहां से 2 NADH आ गया, तो टोटल 2 NADH कितना हो गया, 3 दूनी 6 ATP यहां से आ गया,
6 एटीपी यहाँ से आ गया, ठीक है, और 2 एटीपी ये यहाँ से, 2 एटीपी यहाँ से। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो गया, ठीक है। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल 38 एटीपी हमको मिलता है, 38 एटीपी हमको मिलता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। कहाँ से मिला? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 2 NADH बना था, लिंक रिएक्शन में 2 NADH बना था, और क्रेब्स साइकिल में 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP। तो सबको कैलकुलेट करने पर हमको क्या मिला? 38 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमको मिला है। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट की जगह अगर फैट का हमने डाइजेशन किया हो, सपोज हमारे डाइट में कुछ फैट मॉलिक्यूल्स हो, तो क्या वो भी हमको एनर्जी देंगे? बिल्कुल देंगे, ठीक है। सपोज आपने फैट डाइजेस्ट किया हो, फैट, ठीक है, तो फैट किससे मिलकर बना होता है? फैट बना होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल को हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल सीधे एंट्री कर जाएगा ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में। कहां पर? जब हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज टूट जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड वाले स्टेप पर, ग्लूकोज टूटता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, उस स्टेप पर इन्वॉल्व हो जाएगा। और फैटी एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है, फैटी एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ देखिए लिंक रिएक्शन वाले स्टेप पर इन्वॉल्व हो सकता है। इसी तरह से हम प्रोटीन का भी डाइजेशन देख सकते हैं। अगर हमारे डाइट में हमने कुछ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस लिया हो तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा, और वो भी डाइजेस्ट होने के बाद आपके इसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सपोज हमने कुछ प्रोटीन खाया हो तो प्रोटीन भी टूटेगा किसमें? तो हमको पता है प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलने बना हुआ है? अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो अमाइनो एसिड या तो कन्वर्ट हो सकता है पायरुविक एसिड में, और या तो अमाइनो एसिड क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व हो सकता है, क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे डाइट में या तो हमने फैट लिया है, या तो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, या तो हमने प्रोटीन लिया है, सब कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेकडाउन होगा और अल्टीमेटली हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ठीक है बेटा, तो हम इस तरह से ये समझ पाए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट बार मिलेंगे। थैंक यू सो मच।